अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड टुडेज लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक। तो मार्केट में सेकंड सेशन इस वक्त जारी है और इस चलते सेशन से इस वक्त अगर हम आपको अपडेट करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेंचमार्क 100 इंडेक्स इस वक्त तकरीबन 41,069 पर मौजूद है। आज का हाई 41,260 जबकि 41,793 मार्केट ने आज लो टेस्ट किया। तो एट प्रेजेंट 270 पॉइंट्स जो है वो मार्केट में अब, और ज़ाहिर है कि आज हमने इससे ज़्यादा भी मार्केट में अपसाइड देखा। 400 पॉइंट्स जो मार्केट की ऊपर साइड रही। मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम इस वक्त तकरीबन 237 मिलियन शेयर्स जो है वो ट्रेड हो चुके हैं, जिसकी वैल्यू 8.9 बिलियन रुपीस के लगभग रही है आज की मार्केट, जिसमें हम देख रहे हैं कि तकरीबन 400 पॉइंट्स अगर करें तो वो 1% के करीब बनती है। और इसमें जो इजाफा रहा वो कल मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, जिस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में हमने देखा कि लोअर देन एक्सपेक्टेड रेज हुआ डिस्काउंट रेट में, जो है तवक्का के बरखिलाफ कम इजाफा किया गया 0.25% और 25 बेसिस पॉइंट्स, और जो पॉलिसी रेट है अब 10.25% हो गया। इसके साथ साथ स्टेबल डॉलर रुपये पैरिटी जो है वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। साथ साथ जो फॉरेन इन्फ्लोज आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, जिसमें हम देख रहे हैं कि $27 मिलियन जो है वो 10 दिन के अंदर मार्केट में आए। तो ये एक, और साथ साथ जो लोकल इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो भी मार्केट में इसको इस वक्त सहारा दिए हुए है। मजीद हम बात करेंगे पॉलिसी रेट के हवाले से और पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट के हवाले से भी, लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए 3 और 5 साल मुद्दत के पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट का ऐलान कर दिया है। कम अज कम सरमायाकारी $5,000 से की जा सकेगी। हुकूमत 3 साल सर्टिफिकेट पर 6.25% और 5 साल सर्टिफिकेट पर सालाना 6.75% मुनाफा अदा करेगी। वजीर आजम ने समंदर पार पाकिस्तानियों को इन सर्टिफिकेट में भरपूर सरमायाकारी की दावत दी है और इसरार किया है कि मुनाफा डॉलर के बजाय पाकिस्तानी करेंसी में वसूल किया जाए। वजीर आजम ने कानूनी जराए से तरसीलाते ज़र की हौसला अफजाई भी की है। मरकजी बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए बुनियादी शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुआशी पॉलिसियों और मुआशी इशारियों पर इत्मीनान का इजहार जरूर किया, ताहम अफरात ज़र और माली खसारा अब भी चैलेंजिंग है। स्टेट बैंक ने इन मुश्किलात से बेहतर तौर पर निपटने के लिए शरह सूद में 0.25% इजाफा करके इसे 10.25% मुकर्रर कर दिया है। और वजीर आजम के मुशीर बराए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड ऑस्टेरिटी डॉक्टर इशरत हुसैन ने ऑस्टेरिटी एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट में तजवीज़ किया है कि हुकूमत नैब कवानीन पर नजरसानी करे और ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल करे। इशरत हुसैन की सरबराही में कायम टास्क फोर्स की इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में 7 इजलास हो चुके हैं। पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट कल पॉलिसी रेट में मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर आबिद सुलेरी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट फॉर एक्सपेट्रिएट्स के लिए कम से कम सरमायाकारी की हद इसमें $5,000 मुकर्रर की गई है। आप इसे इन कैश कर सकते हैं 3 साल और 5 साल बाद। जो 3 साल में करेंगे उसके ऊपर हुकूमत 2.5% के हिसाब से मुनाफा अदा करेगी और जो 5 साल में करेंगे वो 6.75। प्राइम मिनिस्टर ने इसरार किया है कि पाकिस्तानी जो है इसका मुनाफा पाकिस्तानी करेंसी में ले, डॉलर में ना ले। बुनियादी सवाल यहां पर यह है कि 3 साल बाद अगर इसमें बहुत ज्यादा भरपूर सरमायाकारी फॉरेन इन्वेस्टर या जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स करते हैं, समंदर पार पाकिस्तानी करते हैं और उसके बाद वो इसको इनकैशमेंट की तरफ आएंगे तो एक ज्यादा प्रेशर होगा कि नहीं होगा? इमरान, ये डिपेंड करता है कि इन बॉन्ड्स की पजीराई कितनी होती है और कितना इस पे इन्वेस्ट किया जाता है। ऑब्वियसली इसका कोई इस तरीके से रोड शोज़ जो हैं, जैसे कि डार साहब ने जब अपने स्कूप बॉन्ड्स या यूरो बॉन्ड्स बेचे थे तो उसके
रोड शोज़ किए थे, तो उस तरीके के रोड शोज़ तो नहीं है। ये हुकूमत ने एक अपील की है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट पे ये मौजूद है। तो अब ये देखना होगा कि इसको किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। और जो एक्सपर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है अपने पार्टी फंडिंग के हवाले से भी और इखलाकी उसके हवाले से भी एक्सपेक्टेट्स के ऊपर, समंदर पार पाकिस्तानियों के ऊपर। तो मेरे ख्याल से रोड शोज करने की उस तरह से जरूरत नहीं पड़ी। वो वोट बैंक या उनका जो एक सिंपैथी वोट है या उनका जो एक रुझान है खान साहब की तरफ लोगों का, समंदर पार पाकिस्तानियों का, वो थोड़ा हेल्प करेगा इसमें। आइडियली करना तो चाहिए, लेकिन अब ये हेल्प करेगा आपको नॉर्थ अमेरिका में, थोड़ा सा हेल्प करेगा, थोड़ा सा यूरोप में हेल्प कर रहा होगा। और हमें ये भी याद रखना है कि ये वही समुंदर पार पाकिस्तानी है जिनसे डैम फंड की अपील भी की गई थी। ऑब्वियसली डैम फंड्स के लिए तो जो कि वो किस्म की डोनेशन थी, वहाँ तो को बहुत ज़्यादा खातिर खा रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला। लेकिन ये चूँकि सर्टिफिकेट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जिसपे कि एक मुनाफा जो है वो हुकूमत ने अश्योर किया है, तो आइडियली तो इसकी जो है रिसेप्शन वो अच्छी होनी चाहिए और कुछ समुंदर पार पाकिस्तानी जो है वो उसको ज़रूर लें। लेकिन अब देखना यही है कि इसको कितना अप्रिशिएट किया जाता है वहाँ। ठीक, अच्छा, अब ये भी फरमाइएगा कि डार साहब का आपने तस्करा किया, सुकूक बॉन्ड के लिए हम गए, यूरो बॉन्ड के लिए हम गए। पाकिस्तान की एट प्रेजेंट इस वक्त अगर आप जाते फर्दर सुकूक और यूरो के लिए, आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उसको देखते हुए क्या 6.25 या 6.75% पर रिटर्न पर आपको मिलता कर्जा? शायद ज़्यादा महंगा लेना पड़ता, चूँकि आपको याद होगा डार साहब के भी जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स थे वो तकरीबन 8% के लगभग थे, जो 10 साल वाली उनकी इन्वेस्टमेंट थी। और इस वक्त अगर हम स्कूक या यूरो में जाते तो IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट ना होने की वजह से इसका रिस्क जो है वो ज़्यादा हाई होता। और इंटरनेशनल मार्केट में जब आप स्कूक या यूरो बॉन्ड फ्लोट करने जाते हैं जिसका कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा हाई हो, तो डेफिनेटली आपको उस पर एक काफ़ी हाई मार्कअप जो है वो देना पड़ता है। और यही वजह है गालिबन की हुकूमत जो है वो स्कूक या यूरो की तरफ नहीं गई। अच्छा, जाहिर है कि फिर एक अल्टीमेट हुकूमत के पास एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है वो बजाय नजर आया। बट आप इसको व्यू को ले रहे हैं कि डैम फंड में वो पजीराई जो है वो एक्सपेट्रिएट की तरफ से नहीं रहती। बहरहाल ये एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट की हो सकता है इसमें ज्यादा, और आइडियली होना भी ऐसा चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू पॉलिसी रेट, 6 जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि 10.25% पे मार्केट में क्या बातें हो रही थी और क्या वाकई लोअर एक्सपेक्टेड इस वक्त रेट हाई हुआ है? देखिए, मॉनेटरी कमेटी जो है इंडिपेंडेंट है और डेफिनेटली स्टेट बैंक और मॉनेटरी कमेटी रेगुलेटरी अदारे हैं, इंडिपेंडेंट अदारे हैं। आल्दो के इन पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से किसी का कोई कंट्रोल नहीं। सिर्फ एक एनालिस्ट के तौर पर जो मैं बात कर सकता हूँ वो ये है कि पिछले 2 माह पहले नवंबर में जब 150 पॉइंट बढ़ाए गए थे तो वो ओवर देन एक्सपेक्टेड एक नी जर्क रिएक्शन था मॉनेटरी कमेटी, पॉलिसी कमेटी की तरफ से, जो कि उन्होंने शायद रुपए की डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट किया। थोड़ा सा उनका ख्याल था कि तेल की कीमतें जो है मार्केट में मुतवातर बढ़ती रहेंगी और उसकी वजह से शायद इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, और उन्होंने 150 पॉइंट जो था वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब कल जो बढ़ा है वो अगर ना भी बढ़ता तो मेरा नहीं ख्याल को इससे कोई फ़र्क पड़ता था। अगर वो बढ़ भी गया है तो अगेन इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बल्कि टू बी ऑन सेफ साइड इसको नहीं बढ़ाना चाहिए था। अच्छा, लेकिन ये जो 25 बेसिक पॉइंट बढ़ा है उससे ना तो इतना ज़्यादा बढ़ा है कि आप इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा हिट कर सकते। हाँ। और ये गालिबन जो कमेटी है वो अपने पिछले डिसीजन को डिफेंड करना चाह रही थी, वो इसको 2 महीने बाद रिड्यूस नहीं करना चाह रहे थे, और यही वजह है कि एक सिंबॉलिक इंक्रीज उन्होंने की। अब इस कमेटी की नई फॉर्मेशन जो है वो हो रही होगी। देखते हैं कि जो नए मेंबरान उस कमेटी के आते हैं जब अप्रैल में डिसाइड होगा मार्च के एंड में, तो वो किस तरह की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो देते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं इस वक्त। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जफर मोती ने भी हमें ज्वाइन किया। जफर साहब, किस तरह से देखा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ने को आपकी मार्केट ने? वो मार्केट में पैनिक था पहले से कि जिस तरह इन्होंने 150 पॉइंट बढ़ाए तो इस दफा भी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा देंगे, और हम लोग भी प्रिडिक्ट यही कर रहे थे, क्योंकि पैनिक था। लेकिन जो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए उससे ही दिखा रहे हैं कि भाई सिंबॉलिकली ये जा उधर ही रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे जो IMF की डिमांड है। लेकिन उसका कम बढ़ने की वजह से कैपिटल मार्केट पर
इफेक्ट बहुत अच्छा आया है कि 41,000 का लेवल क्रॉस कर गया है, 20 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। और मेरे ख्याल में खुशाइन बात है कि इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट नहीं बढ़ाए, तो उसने मार्केट में काफी इसको पॉजिटिवली। अच्छा, क्या कहेंगे जफर साहब, पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट का इजरा फॉर समंदर पर पाकिस्तानी पार्टिसिपेशन आप किस तरह की एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उनसे डैम फंड के हवाले से भी जो है वो अपील की गई थी, लेकिन वो रिस्पांस उस तरह से नहीं मिला। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये इसके इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो अपना ये जो अपना रिटर्न होंगे तो इसमें जरा ज्यादा आएगा। लेकिन मैं आज यही सोच रहा था कि डैम में अभी तक कोई ये फिगर्स नहीं दे रहे कि कितने जमा हुए हैं, कितने में डैम की फिजिबिलिटी बनेगी और कितने जमा हुए हैं इसकी तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। नहीं, अभी वो उसका कंटिन्यूस डेली अपडेट होना चाहिए, मिनट बाय मिनट उसका तो चेंजेस आते रहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब इसके ऊपर कोई प्रोग्राम हो कि ये डैम्स की पूरी फिजिबिलिटी कब बनेगी, क्या होगा। अच्छा। और ये जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग है इसका भी सब पब्लिक को पता होना चाहिए ना कि क्या कितने सालों में हम ये डैम को बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो टीवी पर गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट चल रही है एक्स चीफ जस्टिस के साथ वाली, तो उसमें तो ये नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, अब सुलैरी साहब ये फरमाइएगा कि इससे पहले जो हम बात कर रहे थे यूरो और सुकूक बॉन्ड्स के हवाले से, पहले बड़ी बातें होती थी कि पाकिस्तान में इतने हजार की करप्शन है, इतना करप्शन का पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, तो एक स्कूल ऑफ थॉट का ये भी कहना था कि ये पैसा बाहर जाके इन्हीं सुकूक और ये जो बॉन्ड्स होते थे इनमें लगता था और ब्लैक मनी जो है वो वाइट होती थी। क्या मुमकिनात हो सकती है ऐसी? देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में तो आप कोई भी बात कर सकते हैं और शायद कुछ ऐसा होता भी हो। अगर आप इसको थ्योरेटिकली देखें तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टर उसके पास लीगल पैसा है या वो यहाँ से इलीगली लेके गया है, या कोई ऐसा क्लाइंट या कोई ऐसी पार्टी जिसकी कि बैंकिंग हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है यूरोप या अमेरिका में, तो इस वक्त यूरोप और अमेरिका का अगर आप इंटरेस्ट रेट ऑन एवरेज देखते हैं तो वहाँ पे 2.5-3% पे आपको अगर मिल जाती है इक्विटी और आप उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 5-6% में, तो बुरा सौदा नहीं है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप सेविंग में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में, तो सेविंग अकाउंट में तो आपको 1 या 2% से ज़्यादा नहीं मिलता। तो कोई भी ऐसा क्लाइंट बैंक का जिसके पास वहाँ पे डॉलर्स या यूरोज या इक्विटी पड़ी है, जिसको कि वो चाह रहा है कि किसी सेफ जगह पे लगाए, तो बजाय इसके कि वहाँ पे बैंक्स में पार्क करे और वहाँ पे बैंक्स के सर्विस चार्जेस भी पे करे, ये एक ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मेरा ख्याल है सेफ ऑप्शन है। ठीक है, कि पाकिस्तान बनाओ। अच्छा, जैसे अभी जफर ने इशारा किया कि डैम फंड के हवाले से जो है वो होना चाहिए कि कहाँ तक पहुँचे, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक्सचेंज रेट जो हमारा हमने जिसको आपके रुपये को डेप्रिशिएट किया, तो उसका किस हद तक असर पड़ा होगा हमारे उस पूरे फंड के ऊपर, उसमें जमा पाकिस्तानी रकम के ऊपर? मैंने इसकी ऐसा कैलकुलेशन नहीं की है, लेकिन एक चीज़ पर मैं बहुत क्लियर हूँ और वो ये है कि डोनेशन से डैम नहीं बना करते हैं। स्पेशली जिस मैग्नीट्यूड का डैम हम बनाना जा रहे हैं, दयामिर बादशाह डैम, वो सिर्फ डोनेशन से नहीं बनेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एक सिंबॉलिक एक तहरीक शुरू करने के लिए कहा गया, एक सिंबॉलिक। तो एक तहरीक जो है वो किए रखनी चाहिए। देखते हैं कि उसमें क्या किस तरह के जो पैसे हैं वो जमा हो रहे हैं। असल चीज़ ये है कि दयामिर बादशाह के साथ आपको साइड पे कोई नेचुरल वॉल जो है वो उस तरीके से नहीं मिलती जो कि पानी की स्टोरेज में कम से कम डैम की कोई एक साइड जो है उसको सेव कर सके। तो जब आपको एक बिल्कुल नए सिरे से फ्लैट आप समझ लें कि जब उस पर एक डैम का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, तो ये एक बड़ा मैसिव किस्म का और बहुत महंगा मंसूबा है। ठीक, और शायद अभी इसमें हमें मजीद टाइम लगेगा जब हम सोच सके कि जफर मोदी साहब, रियासत मदीना की बात हो रही थी और इस रियासत मदीना में हज करना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। 1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इसकी लॉजिक ये है कि आजकल आप चारों तरफ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ये स्टेप क्यों उठा रही है कि खजाना खाली है। ये आपको जो 6-8 महीने के इनकी बैड परफॉर्मेंस के ऊपर अपोजिशन जो बात कर रही है वो यही कह रही है कि भाई ये बैड परफॉर्मेंस है, लेकिन वो करे क्या? उनके पास खजाना खाली है, वो किधर से रिबेट दे सकेंगे हज करने वालों को? और उनमें भी ऐसे हैं जो पहला हज नहीं कर रहे, कितने ज्यादा कर चुके हैं और उसके बावजूद वो रेट चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है हज के अंदर के उसको सब्सिडाइज किया जाए। और दूसरा ये कि इससे एक और भी होगा कि जो हम देखते थे कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते थे,
वो भी जाते थे, ये भी सब बंद करा है। ये पूरा का पूरा जहाज भर के जाता था सर फैमिलीज का, वो तो बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर बड़ी ऑस्टेरिटी के हवाले से बड़ा काम हुआ है। आबिद सुलैनी साहब, आप क्या फरमाएंगे? जाहिर है कि एक्सचेंज रेट देखिए जी जी जी, हज जो है, हज साहब इस्तात पे फ़र्ज़ है और ये ज़िंदगी में एक ही दफ़ा फ़र्ज़ है, तो जिसकी इस्तात है उसको ज़रूर करना चाहिए। अगर इस्तात नहीं है तो तमन्ना तो दिल में रखनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर एक को जिसके दिल में तमन्ना है उसको सब्सिडी दे के आप भिजवा सके। अगर हुकूमत के पास कुशन हो तो ज़रूर भिजवाना चाहिए, लेकिन अगर कुशन नहीं है तो कहाँ से भिजवाएगी? नहीं, कल वज़ीर इत्तलात साहब फरमा रहे थे ब्रीफिंग में कि बहुत ज़्यादा सहूलतें देंगे, तो सहूलतों का उन्होंने तस्करा किया था, लेकिन ये नहीं फरमाया था कि पैसे कितने बढ़े हैं, अखराजात कितने बढ़े हैं। तो ज़ाहिर है कि इसके ऊपर तो सवाल उठेंगे ना फिर। देखें ना, अगर आपका डॉलर जो है वो 35-36% तक डेप्रिशिएट कर जाता है, कर गया है, तो हज जो है, हज में तो हर चीज़ जो है आपको फॉरेन एक्सचेंज में देनी है। PIA की टिकट आप साइड पे रख दें, लेकिन अगर आप किसी भी और एयरलाइन पे जाते हैं और वहाँ के जितने भी एक्सपेंसेस है उसके लिए तो आपको सऊदी रियाल चाहिए, डॉलर चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। ठीक है। और जो रुपए की वैल्यू गिरेगी उसी हिसाब से हज जो है वो महंगा होता जाएगा। कल रात हमारे प्रोग्राम तब्दीली के सफर में अशफाक तोला साहब थे और उन्होंने कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि अगर हम IMF में गए तो इस साल डॉलर जो है वो 150 पे देख रहे हैं, अगले साल जो है 159 या 160 और उसके बाद तीसरे साल जो है वो 168 पर। तो ये बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये बात कही। आप क्या कह सकते हैं जफर मोती साहब, ये हालात कहां जाएंगे फिर अगर 160-70 रुपए का डॉलर होगा? तो यही तो परेशानी की बात है ना, वो IMF में जाना नहीं जाना, ये जो खेल हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि उसका IMF में जाते ही यहाँ पर एक महंगाई का और दौर चढ़ेगा। अब आप यही बात होती है कि 25 बेसिस पॉइंट जो बढ़ाए हैं, जो प्रोग्राम के शुरू में बात हुई है, ये यही दिखा रहा है कि भाई 12% कर डालेंगे, इवेंचुअली कर डालेंगे। तो वो जो है कैपिटल मार्केट के लिए और पूरी इन्फ्लेशन, और आप देखिएगा तो सही महंगाई का जो अभी 90 दिन रह गए मेरे ख्याल में रमजान में, 99 डेज या 90 दिन, तो रमजान में क्या हाल होगा आप देखिएगा। आबिद सुलैनी साहब, आप क्या फरमाएंगे? ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ अशफाक तोला ने कहा 150, 60 और 170 अगले 3 साल में। जी, मेरा ख्याल है कि मैं अपने आप को गैर जिम्मेदारी यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से ये नहीं कह पाऊंगा। हाँ, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि हाँ, इन वर्स्ट केस सिनेरियो, हालात कहाँ जाएंगे फिर? देखिए ना कि ये तो डिपेंड कर रहा है कि इस वक्त बारगेन जो है, और हुकूमत चूँकि रिपीटेडली ये कह रही है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ एक बेहतर पैकेज नेगोशिएट करें। और अब देखना यह है कि क्या वो जो बेहतर पैकेज है उसमें फर्दर जो अननेचुरल डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी है, अब वो तो नहीं आ जाता। इस वक्त रुपए मेरे ख्याल में अपने एक रियलिस्टिक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे है। अगर मार्केट का कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर नहीं आता है तो शायद इसको इससे नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हुकूमत किस तरह की नेगोशिएशन करती है, और ये भी डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टमेंट जिसका के इंतज़ार किया जा रहा है वो कितनी जल्दी उसकी कमिटमेंट जो है वो पूरी होती हैं। अगर फरवरी में जब क्राउन प्रिंस जो सऊदी अरब के जब वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे होंगे, और उनके साथ सुनने में आ रहा है कोई तकरीबन 3 दर्जन के करीब सऊदी कंपनीज के CEOs भी हैं, तो अगर कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो मटीरियलाइज होना शुरू हो जाती है तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में शायद थोड़ा सा FDIs के आने से बेहतरी आ जाए और आपका रुपया जो है वो एक स्टेबिलिटी अख्तियार कर जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली मार्केट का प्रेशर पड़ेगा रुपये पे, और फिर ये देखना होगा कि वो कितना पड़ता है। लेकिन मैं कोई रेट देने से थोड़ा सा गुरेज करूंगा। ठीक है, ये स्पेकुलेशन में आ जाएगा। बिल्कुल। साद हाशमी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप चीफ इकोनॉमिस्ट हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के। साथ 2 चीजें हैं, एक तो ये पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट जो है 3 साल और शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, और दूसरा जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे उनके लिए जो प्रोमिसरी बॉन्ड्स हैं, प्रोमिसरी नोट्स हैं, ये अगर रिडीम होने पे आते हैं अगले 3 और 5 साल के अंदर तो प्रेशर होगा एक बार फिर हमारे रिजर्व्स के ऊपर और हुकूमत पर। जी, पहले तो ये बनाओ सर्टिफिकेट जो है ये एक है ओपन, ये टैप सिस्टम है, तो ये अगर अभी मैं लेता हूँ तो फिर मुझे 3 साल के बाद या 5 ईयर के बाद रिडेम्पशन होगी। फिर इसी तरह ड्यूरिंग दिस पीरियड जो लोग लेते रहेंगे उनकी इस हिसाब से वो रिडेम्पशन जो होगी वो उस फेज में आती रहेगी। तो ये तो टैप पे है, तो इस पे प्रेशर रिजर्व से रिडेम्पशन पे तभी आएगा कि अगर इस पे पैसे
शुरू पैसे बहुत ज्यादा शुरू में आ जाए और फिर इवेंचुअली ना आए। मेरे ख्याल से इस रेट को देखते हुए इस पे अपॉर्चुनिटी है और इस पे हो सकता है पैसे कुछ हुकूमत को मिलते भी रहे। तो व्हाट अबाउट प्रॉमिसरी बॉन्ड्स, वो तो 10% पे हैं। जी वो तो 10% पे वो जाहिर बात है उस पे तो फिर प्रेशर आ सकता है, उनको देखते हुए कुछ हद तक है। बट अभी देखें, अभी चीजें काफी फ्लूइड है, अभी देखते हैं कौन सी चीज मटेरियलाइज होती है, किस तरह चीज। अभी इट्स मे बी टू अर्ली टू से, लेकिन जो बनाओ सर्टिफिकेट्स हैं उन पे मुझे लगता है कि गिवन जो पहले ला रहे थे 5% पे कुछ, तो रेट जो बढ़ाया है उससे आई थिंक ये थोड़ा हो सकता है सक्सेसफुल हो। अच्छा, रेट बढ़ाने से एक अपॉर्चुनिटी जो है वो लोगों को मिले। और जाहिर है कि इस वक्त हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन उस डैम फंड की अपील से भी कर रहे थे। बहरहाल ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आज की मार्केट ने किस तरह देखा आपके पॉलिसी रेट को हाशमी साहब? मार्केट तो पॉजिटिव रही, कह लें मार्केट थोड़ा 300-400 पॉइंट की तकरीबन क्लोज टू एक टाइम पे पॉजिटिव थी। और ये समझते पॉलिसी स्टेटमेंट पॉजिटिव रही है, क्योंकि स्टेट बैंक ने रेट बढ़ाया तो है, लेकिन उस लिहाज से उन्होंने नेगेटिविटी नहीं शो की है जितनी पिछली स्टेटमेंट में शो की थी। मतलब ये कि समझ लें कि इफ यू रीड, अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो हालात पेचीदा तो है, लेकिन हो सकता है कि अब हम सही रास्ते पे जा रहे हो, कुछ ऐसा इन्होंने मैसेज दिया है। ठीक है, तो मार्केट में पॉजिटिव। अच्छा, आबिद सुलैरी साहब, अब जाहिर है कि मिनी बजट के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि उसमें जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल रहा हमारा उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जनाब वो 600-650 का जो फर्क था, और अब गालिबन जो 300 अरब फिस्कल ईयर के एंड पे 300-350 अरब हो जाएगा। ये हुकूमत नोट छाप के देगी, सेंट्रल बैंक से जो है नोट प्रिंटिंग होगी। अगर ऐसा होता है तो अगेन एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। मेरा ख्याल है इसमें एक चीज़ जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है, वो है GIDC। नोट छापना तो हर हुकूमत जो है आखिरी रिजल्ट उसका वही होता है, लेकिन शायद जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस था, अगर उसके सोल्यूशन की तरफ चले जाएं तो उसमें काफ़ी बेहतरी है, विन विन सिचुएशन है। इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को तकरीबन 400-450 अरब रुपए के करीब जो है GIDC की मद में देना है, जिसमें कि लिटिगेशन चल रही है। और हुकूमत ने जो ऑफ़र की है कि लिटिगेशन पिछले एरियर्स क्लियर करने के लिए 50% दे के एरियर क्लियर किए जा सकते हैं, और उसके बाद जो रेट है वो हाफ हो जाएगा। तो अगर वो सारा ना भी आए तो तब भी कोई 100-150 अरब जो है वो तो वहाँ से हुकूमत बड़े आराम से हासिल कर सकती है, अगर थोड़ा सा इसको परसू कर लिया जाए इस नेगोशिएशन को। और शायद बजट से पहले इस पे पहले फोकस करना चाहिए, ताकि जो पहले 2 क्वार्टर्स हैं इस माली साल के, उसका खसारा थोड़ा सा नर हो सके। ठीक है, चलते चलते जफर साहब, इस वक्त जो बात हुई कि आइंदा माली साल से तमाम टैक्सेस को क्लब किया जाने की बात है और सिंगल टैक्स होगा, इन्वेस्टर को, आपके जो बिजनेसमैन है उसको सिंगल टैक्स पे करना होगा, सिंगल रिटर्न फाइल करना होगा, पॉसिबिलिटी है? जी है, बिल्कुल। और इसको काफी अप्रिशिएट किया है जो टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि है तो वो बहुत कम, लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि अगर एक सिंगल विंडो का हो जाए तो ये जो इधर से उधर भागना पड़ता है, फिर टैक्स लॉयर्स रखने पड़ते हैं, फिर कंपनीज को टैक्स भरने के लिए रखना पड़ता है जो अलग चार्ज करती हैं, उससे बच जाएंगे बिजनेसमैन। जितना सिंप्लीफाइड करें, और इसका हमें याद वो जनरल मुशर्रफ के टाइम पर आते हैं जब सेल्फ असेसमेंट का भी था, तो जितना सिंप्लीफाइड करते हैं तो टैक्स पेयर को तो वो ये चीजों को तो अप्रिशिएट करता है। ठीक, साद हाशमी, योर टेक। जी सॉरी, हेलो जी। मैं कह रहा हूं क्या मुमकिन होगा तमाम टैक्सेस को क्लब करके एक सिंगल टैक्स अथॉरिटी बनाना? जी मुमकिन तो है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी उसको टाइम लगेगा। आई मीन जो इनके मेजर्स हैं सो फार आर प्रॉमिसिंग, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है जी, यानी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन एक टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती, साद हाशमी और डॉक्टर आबिद सुलैरी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहे। नाज़रीन, के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह अब आपसे ट्यूसडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।